सकते हैं। बाबूलाल जी, आपने देखा होगा ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ जिसका नाम सामने आता है वो सामने नहीं आ पाता, वो ऐलान नहीं हो पाता, नया कुछ होता है। जी देखिए, मोदी और शाह की बीजेपी में फैसले ऐसे होते हैं जो सबको चौंकाते हैं, और माना ये जा रहा है कि जिसका भी नाम आएगा शायद उसको भी पता नहीं होगा कि मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरी ताजपोशी होने जा रही है। तो अभी जो है बहुत कुछ होमवर्क हुआ होगा, और क्योंकि सीपी जोशी आते हैं कि वो उतना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए जितने की दरकार थी, और पार्टी के आलाकमान के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि देखिए मैं जो है सारी सीटें नहीं जिता पाया। हमें बहुत यकीन था कि राजस्थान के मतदाता सारी की सारी सीटें बीजेपी की झोली में डालेंगे, लेकिन इस बार जो कुछ चीजें हुई हैं तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, और खुद आगे बढ़ करके इस्तीफे की पेशकश करना ये बताता है कि सीपी एक बड़े नेता हैं, सीपी बहुत मेच्योर लीडर हैं, और सीपी जो है भविष्य की चुनौतियों के लिए बीजेपी को तैयार रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वक्त गुजरे और जो नेता यानी कि किसी के नाम का ऐलान होने में ज्यादा अगर वक्त लगता है, हमने देखा सीपी जोशी बहुत उपचुनाव एक्टिव भी थे बाई इलेक्शन को लेकर, तमाम रणनीति वो बनाने में जुटे हुए थे। जहां जहां बाई इलेक्शन होने यानी कि 5 सीटों पर जाकर वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, संयोजक भी उन्होंने वहां पर बना दिए थे। तो क्या ये माना जाए कि ये भी पॉसिबिलिटीज है कि सीपी जोशी उपचुनाव तक कम से कम बने रहे, क्योंकि उनके साथ एक बड़ी टीम उनके मौजूद है और वो उनके नेतृत्व में काम करती रहे, तो एक आसान रहता है, एकदम नेतृत्व परिवर्तन होता है तो फिर नए सिरे से काम करना होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर होमवर्क के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। जब तक होमवर्क नहीं होता है तब तक कोई किसी भी तरह का फैसला जो है वो नहीं लिया जाता है, और होमवर्क कहीं ना कहीं हुआ होगा। इस होमवर्क के बाद ही सीपी जोशी ने फैसला लिया, क्योंकि परिणाम आ चुके थे लोकसभा के, उसको बीते हुए लंबा अरसा बीत चुका है। विधानसभा के सत्र में बेहतरीन बजट के लिए वो लगातार केंद्र के नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। अब वो दिल्ली के अंदर लगातार लोकसभा सत्र में बने हुए हैं, जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहती है लोकसभा के अंदर उसी तरीके से, और लोकसभा सत्र के बीच में उनका इस्तीफा होना यानी ये बताता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं बातचीत चली है। उस बातचीत के नतीजे के मंथन के बाद ही सीपी जोशी इस फैसले पर गए हैं। एक अनुशासित कार्यकर्ता की पहचान सीपी जोशी की रही है। उन्होंने जिला परिषद के सदस्य से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया। लोकसभा के लगातार वो तीसरी बार के सांसद हैं। उम्मीद ये थी राजस्थान के लोगों को कि सीपी और बेहतर परफॉर्म करेंगे लोकसभा में, तो उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता था। इस तरह की दावेदारी भी कार्यकर्ता जो थी उनकी इच्छा नरेंद्र मोदी तक पहुंची थी, लेकिन राजस्थान के परिणाम कुछ उलट रहे। सीपी जोशी ने एक अनुशासित कार्यकर्ता का परिचय दिया, और आखिरी समय तक जब वो दिल्ली गए 4 दिन पहले, तब तक वो लगातार बाई इलेक्शंस की मीटिंग करते रहे और दिल्ली में बैठकर के भी लगातार प्रभारियों से फीडबैक लेते रहे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्या उनको कोई चेहरा पसंद है, किसी पर भरोसा जताया? क्योंकि सीपी जोशी की यूएसपी ये रही है कि वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। कुल मिलाकर एक भीनी सी मुस्कान के साथ वो अपनी बात बहुत संयमता के साथ रखते हैं। एग्रेसिवली कभी उन्होंने राजनीति नहीं की, कभी कोई ऐसा बयान उनकी तरफ से नहीं आया जिस पर हो हल्ला हुआ हो। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल जी, उनसे हम ये बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी, आमतौर पर सीपी जोशी का यही यूएसपी उनकी रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी का सवाल है कि वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो ऐसे में उनसे भी कोई राय मांगी गई होगी। हालांकि दावेदार तो खूब हैं, उम्मीदवार खूब हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। जी देखिए, राय को तवज्जो मिले या ना मिले, कोई भी जो बड़ा नेता होता है वो अपनी ओर से राय नहीं देता है, क्योंकि राय कई बार उल्टी पड़ जाती है और पता नहीं आलाकमान के मन में क्या होगा। तो वो फैसला करेगा जो कि ग्रास रूट से, धरातल से आवाज क्या आ रही है। तो उनका जो इंटेलिजेंस है, जो उनको इनपुट मिलता है, उसके आधार पर ही वो फैसला करते हैं। लेकिन अभी जो फैसला होगा वो 5 उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए जरूर होगा कि झुंझुनू में कौन ऐसा नेता जो अपना प्रभाव छोड़ सकता है। खींवसर में जो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, क्या वहां पर उसकी लोकप्रियता के जरिए बीजेपी चुनावी वैतरणी को पार कर सकती है? क्या 84 में भी उस नेता को यानी कि वहां की जनता का समर्थन हासिल हो सकता है? वो देवली उनियारा जाए तो वहां की जनता उसको किस तरह से इस्तकबाल करे उसका, और दौसा में भी जिसकी एक प्रेजेंस हो, एक पहचान हो। तो एक ऐसे नेता को बीजेपी आगे लाने की कोशिश करेगी जिसकी पूरे प्रदेश में पहचान हो और जिसके साथ में कार्यकर्ता खड़ा होने में गर्व की अनुभूति कर सके। तो ऐसे नेता को ही लगता यही है कि पुराने जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बे हैं पार्टी के, जो पार्टी ने एक्सरसाइज अब तक की करी हुई है, और जो हार से सबक लेने की जो कोशिश अगर पार्टी करेगी, तो एक ऐसे नेता को सामने लाने की कोशिश होगी जिसकी पूरे राजस्थान में एक पहचान हो, जिसकी काडर में यानी कि जिसको पहचान के संकट का सामना ना करना पड़े। ऐसे नए नेताओं को मुझे नहीं लगता कि आगे लाया जाएगा। ठीक है, वरिष्ठ संवाददाता भी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी सवाल के साथ सुधीर शर्मा के पास हम न्यूज रूम में जाएंगे। सुधीर शर्मा, चूंकि आप भी लंबे अरसे से बीजेपी की राजनीति को देखते रहे हैं,
सीपी जोशी एक्सपीरियंस नेता थे, तो आप उपचुनाव को देखते हुए क्या किसी अनुभवी चेहरे को आगे लाया जाएगा, या फिर जिस तरीके की बीजेपी की ये भी एक राजनीति रही है, रणनीति रहती है कि नए चेहरे के साथ वो चौंकाती भी आई है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। दौसा है, देवली उनियारा है, और खींवसर है, झुंझुनू है, और चौरासी। ये 5 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। यहाँ के जो 5 जो विधायक थे वो सांसद बन के चले गए लिहाजा। अब इनमें देखना कि वोट बैंक अगर सोशल इंजीनियरिंग करनी है तो क्या है। देवली उनियारा, दौसा एक तरह का मिजाज आ जाता है, लेकिन झुंझुनू और खींवसर एक तरह का मिजाज आता है। 84 की सीट अलग आदिवासी बेल्ट की सीट आ गई, वो खुद अलग करती है। तो आदिवासी चेहरे के तौर पे अगर एसटी को दिया जाता है, क्योंकि अगर हम देखें कि उस जगह पर उदयपुर संभाग की तरफ अगर हम देखें तो उधर जो बाप पार्टी है उसका बहुत बड़ा वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उधर से भी किसी को बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस आदिवासी बेल्ट से मंत्री तक अभी इस मंत्रिमंडल में वर्तमान में शामिल किए गए, तो उधर से भी कोई चेहरा हो सकता है। लेकिन जहां एसटी की बात करें या फिर ओबीसी के बड़े वर्ग की बात साधने की बात करें तो झुंझुनू की सीट है, खींवसर की सीट है, उनको देखकर किया जा सकता है। तो जो नाम आएगा वो सर्वविदित, यानी सबको साथ लेके चलने वाला होगा, और ऐसा नाम जो इन 5 सीटों पर अपना प्रभुत्व रखता होगा और वहां पूरी तरह से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इन 5 सीटों को जिताकर लाने वाला होगा, जो किसी तरह से कोई उसका विरोध नहीं करे। ऐसे नाम पर चर्चा हो चुकी होगी, उसके बाद ही ये पेशकश करवाई गई है। अब आने वाले दिनों में यह भी साफ हो जाएगा कि अमुक जो नेता है उनको इस पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है और दी जा रही है, और इसके बाद से सोशल इंजीनियरिंग के तहत वो अपना काम करेंगे और इन 5 सीटों को जिताने की बात करेंगे। क्योंकि सीपी जोशी का अगर कार्यकाल देखें, मार्च 23 में उनको इस पद की जिम्मेदारी मिली, दिसंबर में चुनाव होते हैं और सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, 115 सीटें उन्होंने जीतकर दिखला दी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 25 में से उन्होंने 11 सीटें लूज कर दी। अब क्योंकि जो लूज की हुई सीटों को कंपनसेट करना है, इन 5 सीटों पे ये बताना है कि हमने जो अपना कोई चीज तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके बराबर पहुंचाने के लिए 115 का आंकड़ा बढ़ाकर 120 तक कर दिया जाए। क्योंकि पहले भी 120 सीटें बीजेपी की विधानसभा में रह चुकी है, उसको देखकर भी किया जा सकता है, ताकि अपने आप को बराबरी पे लाकर एक तरह से खड़ा किया जा सके। दूसरा सबसे बड़ा कि जो अब आगामी समय पंचायत राज के चुनाव है या निकायों के चुनाव है, वहां पर भी वर्चस्व बराबर बीजेपी का कायम रहे। तो ये तमाम जो बनेगी, जिलों की कार्यकारिणी बनेगी, प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी, तो सर्वसम्मति से जो होगा वही नाम आगे बढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल यही कहा जाता है, बीजेपी की कोई भी चुनाव वो छोटा या बड़ा तौर पर नहीं देखती, बल्कि वो लार्ज स्केल पे रणनीति बनाती है और उसे तैयार के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरती है। लवली भी हमारे साथ फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल घायल भी हैं। लवली, क्या ये माना जाए कि अनुभव को तरजीह दी जाएगी या नए चेहरे पे दांव खेलेगी बीजेपी? देखिए, नए चेहरे पर पार्टी दांव खेल चुकी है। चेहरा जरूर नया होगा, लेकिन अनुभव को साथ में लेने वाला होगा। और साथ साथ में जो अलग अलग जो ये कहा जाता है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके के निर्णय हुए उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे गुट जो सामने निकल करके नहीं आते हैं, लेकिन गुटबाजी है, ऐसी बातें भी विपक्ष के द्वारा कही जाती है। तो ऐसे में सबको साथ लेकर के चलने वाले चेहरे को ही यहां पर प्राथमिकता मिलेगी। अनुभव होना चाहिए, जैसा कि सहयोगी बाबूलाल ने कहा, कार्डर बेस्ड कार्यकर्ता को प्राथमिकता मिलेगी, जिसके पास में अपने कामकाज का अनुभव हो, खासतौर पर संगठन के कामकाज का अनुभव हो, संगठन के साथ साथ में सत्ता के साथ किस तरीके से तालमेल जो है वो बिठाया जाए। क्योंकि राजस्थान के अंदर अब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में। तो ऐसे में राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा, उनके साथ में जो है वो कोऑर्डिनेशन बिठाने वाला प्रदेश अध्यक्ष हो, ताकि दोनों के तालमेल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जिसके लिए हाल ही के दिनों में भजनलाल शर्मा ने भी कहा था अपने अलग अलग कार्यक्रमों में, और केंद्र के नेता भी कह चुके हैं कि हर कार्यकर्ता की सुनवाई होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता जो है वो प्राथमिकता के तौर पर है। और जिस तरीके से राजस्थान में विपक्ष ने माहौल बनाया बीते दिनों में विधानसभा में कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर बीजेपी को काम नहीं करने दे रही है, तो इस मैसेज को दूर करने के लिए और वास्तविक रूप से कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर जो है वो मजबूत करने के लिए, जो उसके अटके काम है उसे पूरा करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए सत्ता और संगठन का तालमेल बहुत जरूरी है। ऐसे में संगठन जो है एक मजबूत, अनुभवी और
ये कह सकते हैं कि युवा चेहरे पर जो है वो दाव खेलेगा। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, जहां पर जैसलमेर से लेकर के और जयपुर तक का जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है, और राजस्थान में अब जिलों की संख्या भी जो है वो देखें तो 49 जिलों के आसपास जो है वो है। तो ऐसे में कार्यकारिणियों का विस्तार करना है, राजस्थान में संगठन का विस्तार होना है, लेकिन फिलहाल सर पर बाई इलेक्शन है, वो सीटें भाजपा की झोली में नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ती है, और बाई इलेक्शन से ठीक पहले सीपी जोशी का ये इस्तीफा होना ये बताता है कि पार्टी ने होमवर्क किया है, पार्टी ने मंथन किया है। उसके बाद में सीपी जोशी ने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह अपने इस्तीफे की पेशकश की है, और अब पार्टी जो है जल्दबाजी में नहीं है, पार्टी कोई फैसला लेगी, ठोस विचार करके मंथन करके जो है वो फैसला लिया जाएगा। हाल ही के दिनों में संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों के दौरे हुए हैं, और देखिए कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, उन्होंने कई मंत्रियों से भी मुलाकात की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान के सत्ता और संगठन में फेरबदल हो सकता है आने वाले दिनों में। सत्ता के साथ साथ में संगठन में पहले फेरबदल होगा। संगठन को मजबूत रखना है, ग्राउंड लेवल पर, माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट करना है, और ये जो बाई इलेक्शन की सीटें हैं इन पर भी उस प्रदेश अध्यक्ष के नाम का प्रभाव जाए, इन पर भी उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस का प्रभाव जाए, कार्यकर्ता उनसे प्रभावित हो, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनेगी। और ये कहा जा सकता है कि मोदी अमित शाह क्या ये माना जाए सीपी जोशी के साथ बदलाव की शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में सत्ता और संगठन दोनों में बदलाव मुमकिन है उपचुनाव से पहले? देखिए, निश्चित रूप से अभी भी इस मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री हो सकते हैं, या स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हो सकते हैं। तो अभी 6 की गुंजाइश तो उधर है। और दूसरी तरफ क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी कि लोकसभा के चुनाव के बाद प्रदेश में भी कुछ संगठनात्मक फेरबदल भी होगा, साथ ही सत्ता में भी परिवर्तन होगा। माना जा रहा है कि जिस तरह से कह सकते हैं कि कृषि मंत्री के तौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा भेज रखा है, लेकिन वो विधानसभा में नहीं आ रहे। ये अलग बात है कि वो एसओजी में जा रहे हैं, आज इस बात की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी थी। तो ऐसे में अब ये निश्चित हो जाता है कि पहले सत्ता में परिवर्तन होता है या संगठन में, लेकिन चूंकि पेशकश इस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने खुद ने कर दी, लिहाजा ऐसे में पहले संगठन में फेरबदल होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद सत्ता में जो परिवर्तन होंगे या सत्ता में नए जो विधायक हैं, जो अनुभवी विधायक हैं, उनको शामिल करने की बात सामने आएगी। जी। और दिल्ली में देखिए आलाकमान के सामने ही सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, ये जो तस्वीर सामने आई है, सीपी जोशी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, क्या इसी मुलाकात के दौरान इस्तीफे की पेशकश की गई? और कल मुख्यमंत्री भी दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। क्या ये जो इस्तीफे की बात हुई थी, कल भी इसी को लेकर चर्चा के मुख्यमंत्री के साथ हुई होगी? देखिए, आपको बता दूं कि जब से ये सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तभी से ये बात थी कि प्रदेश अध्यक्ष को अलग जिम्मेवारी दी जाएगी। जो अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक सीपी जोशी चूंकि वहाँ राज्य के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, अच्छी पकड़ है उनकी, तो उन्हें पार्टी अलग जिम्मेवारी देगी। और चूंकि देखिए एक कास्ट कॉम्बिनेशन लेकर पार्टी चलती है आगे भी, तो ऐसे में किसी अदर कास्ट के प्रदेश अध्यक्ष को मौका मिले